वेलकम टू मेड टॉक्स प्रेजेंटेड बाय मेडिकल क्रिप, एक पहल जागरूकता की एंड आईएमए गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। व्हेन यू सी द स्टैटिस्टिक्स, जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कैंसर का, 1 to 1.2% जो है एनुअली हमारा कैंसर का रेट इंक्रीज होते जा रहा है। और फेब्रुवरी का महीना जब हम देखते हैं, इट इज कॉल्ड एज नेशनल कैंसर अवेयरनेस प्रिवेंशन मंथ। आज हम बात करेंगे हम कैसे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन। मेनली जो कैंसर का मोर्टालिटी रेट जो बढ़ता है, वो उसका मेन कारण ये है कि अर्ली डिटेक्शन। लोगों को जागरूकता नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए या स्क्रीनिंग कैसे करना चाहिए। और आज हमारे साथ हैं कुछ स्पेशलिस्ट, कुछ एक्सपर्ट्स जो हमें हमें बताएंगे कैंसर, अलग अलग तरीके के कैंसर के बारे में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आर के गार्ग, पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर संजीव जैन जो ईएनटी सर्जन हैं, डॉक्टर मधु सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, एंड डॉक्टर राशि। हम देखते हैं कि कैंसर डिफरेंट टाइप्स के हैं, बहुत सारे प्रकार के कैंसर होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो आज हम जागरूकता जगाएंगे, प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग कैसे किया जाए आप तक, हम ये पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल है डॉक्टर राशि से। डॉक्टर राशि, क्या वजह है कैंसर का? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर? थैंक यू सो मच मेडिकल क्रिप। और ये प्रोग्राम हम आईएमए गाजियाबाद की तरफ से भी कर रहे हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर आर के गर्ग हैं, वो आईएमए गाजियाबाद के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर संजीव जैन आईएमए गाजियाबाद के सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर मधु गुप्ता सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मैडम खुद भी जो है वो सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन में इनकी एनजीओ है जिसके थ्रू मैडम काम करती हैं। और मैं राशि अग्रवाल, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद में काम करती हूँ। और मैं और मेडिकल क्रिप जिसकी एनसीजी फाउंडर हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट, तो वो और हम लोग मिल करके इस तरह से काम करना चाहते हैं ताकि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूकता हो। और जैसा कि ये बताया गया है कि फरवरी का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 फेब को था वर्ल्ड कैंसर डे, ताकि हम लोग लोगों को बताएं कि भाई कैंसर को, इसका डब्ल्यूएचओ का जो मेन गोल था वो था क्लोज द गैप। मतलब जिसको नहीं पता है, हमें उसको कैंसर कैसे रोका जाए, उस तक कैंसर के बारे में नॉलेज पहुंचाई जाए। ये डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य था। और जो पूरा ये फरवरी का महीना है, ये तो पूरा जो मंथ है ये डेडिकेटेड है कि किस तरह से नेशनल कैंसर प्रिवेंशन, मतलब किस किस तरह से हम इस जो कैंसर है जिसको हम रोक सकते हैं उसको करें। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा पर्टिनेंट है कि क्या रिस्क फैक्टर्स है, क्या कारण है कैंसर के। तो अभी जैसा हमारे साथ में जो आईएमए के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर जैन है, वो बताएंगे कि जो पुरुषों में होने वाला जो कैंसर है उसका जो मुख्य कारण अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा कारण होता है, जो रिस्क फैक्टर है वो है कि हमारे जो देश में तंबाकू जो लिया जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, तंबाकू इंटेक। और उसके साथ में जो अल्कोहल का जो सेवन बढ़ता जा रहा है, तो ये दोनों चीजें हैं, ये मेन कारण है। और जो लोग तंबाकू या अल्कोहल नहीं लेते हैं उसमें होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी और डाइट, जो डाइट है वो हेल्दी नहीं है। आजकल की जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी ज्यादा हम लोग बिजी हो गए हैं, उसमें हम लोग खाने का ध्यान रखना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ जल्दी में इस तरह से हो जाता है कि हमारी एक तो एक्सरसाइज या तो छूट जाती है, या फिर हमारी कुछ डाइट की जो हैबिट्स हैं वो हमें सबको ध्यान रखनी चाहिए, वो रह जाती हैं। तो जो नॉन स्मोकर नॉन अल्कोहल में, उसमें देखा गया है कि 2/3 ऑफ कैंसर ये डाइटरी और हैबिट्स और एक्सरसाइज ना करने की जो हैबिट होती है उसकी वजह से होते हैं। और होता है इन्फेक्शन, वायरसेस का इन्फेक्शन है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है, या हेपेटाइटिस जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, या हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन है जिससे कि लिवर कैंसर होता है। तो और जो है तो केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का यूज जो हमें पता है कि भाई वाटर पोल्यूशन के रूप में या फिर एयर पोल्यूशन के रूप में जो हमें लंग कैंसर कर सकता है, या केमिकल्स जो हमारे फूड्स में मिले होते हैं, खान पान में हैं, जिसकी वजह से बड़ी आंत का या फिर इसोफेगस का या ये जो स्टमक का कैंसर, जो पूरा जो खाने की सिस्टम जो होता है उसका जो कैंसर है वो इस वजह से हो सकते हैं।
तो ये सारे जो है, ये बहुत सारे जो मैंने कारण गिनाए, ये सारी वजह होती हैं इन जनरल हम जो बात करते हैं उन कैंसर्स की। और जो ये वाले सारे जो चीजें हैं वो है, ये सारे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, मतलब जिनको हम बदल सकते हैं। और जो कुछ चीजें होती हैं उसमें ये है कि जेनेटिक्स, मतलब फैमिली में रन करना, उसको तो खैर हम नहीं बदल सकते हैं। तो बहुत सारे कैंसर्स की जेनेटिक्स भी जो होती है वो वजह होती है। अब हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। क्या उसके लक्षण है, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ डू वी स्क्रीन लंग कैंसर? डॉक्टर आर के गार्ग हमें बताएंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं लंग कैंसर? थैंक यू मैडम, थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। जो लंग कैंसर, जिसको लंग कार्सिनोमा भी हम लोग बोलते हैं, इसका सबसे अर्लीस्ट सिम्टम है कफिंग, कंटिन्यूअस कफिंग एंड कफिंग अप ब्लड, यानी कि खांसी में खून का आना। अचानक जो स्मोकर्स हैं उनको थोड़ी बहुत खांसी रहती है, लेकिन अचानक उसके खांसी के पैटर्न में कुछ बदलाव आता है, तो ये भी एक उसका लक्षण है। खांसी, खांसी में ब्लड आना, वीकनेस रहना, वेट लॉस होना, सांस का फूलना एंड चेस्ट पेन, these are important symptoms of the lung cancer। और इसकी स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं। काफी कैंसर उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आता है HRCT चेस्ट, जिससे हम इसको डायग्नोज कर पाते हैं कि पेशेंट को लंग कैंसर है। और इसको कंफर्म किया जाता है बायोप्सी से। बायोप्सी या तो ब्रोंकोस्कोप के थ्रू की जाए या सीटी गाइडेड बायोप्सी की जाए। इससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि किस टाइप का कैंसर है, कितना स्प्रेड हो चुका है, और इसके लिए आगे का ट्रीटमेंट प्लान फिर हम लोग करते हैं। तो आर के गर्ग, ये लंग कैंसर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना कॉमन है हमारे देश में? मैडम, ये लंग कैंसर के बारे में जो वर्ल्ड वाइड हमारे देश में लंग कैंसर कंस्टिट्यूट 6.9% ऑफ ऑल न्यू कैंसर केसेस। 6.9% न्यू केसेस में लंग कैंसर होता है। जी। एंड 9.3% ऑफ ऑल कैंसर रिलेटेड डेथ इन बोथ सेक्स। जी। दोनों सेक्स में 9.3% डेथ कैंसर की वजह से होती हैं। जी। इट इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन इंडिया। या। And causes of cancer-related mortality in men is in lung cancer, and highest reported incidences मिजोरम में पाए गए हैं। मिजोरम में मेल फीमेल में सबसे ज्यादा लंग कैंसर पाया गया है। डॉक्टर संजीव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, हेड एंड नेक कैंसर में व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हम उसको स्क्रीनिंग कैसे करते हैं हेड एंड नेक कैंसर में? Rashi, thank you so much giving us this platform, and really I am is very thankful to you. So let us start with the how we detect the symptoms of the head and neck cancers. तो सबसे पहले गर्दन में कोई गांठ होना जो हमारी जो रूटीन एंटीबायोटिक्स है उससे ठीक नहीं हो पा रही है। दूसरा जो है गले में खराश है, सोर थ्रोट विच इज मोर देन 6 वीक्स। तीसरी जो है होर्सनेस ऑफ वॉइस विच इज हैपनिंग फॉर मोर देन 3 वीक्स। लंप सेंसेशंस इन थ्रोट फॉर मोर देन 2 to 3 weeks. Patient may have difficulty in swallowing, difficulty in respiration, breathing. मरीज के मुंह में छाले हो जाना जो आम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हों 3-4 हफ्ते से। व्हाइट पैचेस इन माउथ, मुंह के अंदर जो है व्हाइट पैचेस डेवलप हो जाना जो हमारे आम जो दवाइयां हैं उससे ठीक नहीं हो पा रही हैं। जब हम खाना निगलते हैं उस दौरान हमारे कान में दर्द होना, हमारे चेहरे पे पैरालिसिस हो जाना, आंखों में स्वेलिंग आ जाना, लॉस ऑफ वेट, मरीज अपना वजन लगातार कम होते महसूस कर रहा हो,
और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हेमोप्टिसिस की भी संभावना होती है। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं जो जो कॉमन सिम्टम्स हैं हेड एंड नेक कैंसर्स में। बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसका थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड एंड नेक का और ओरल कैविटी एंड थ्रोट का। उसके बाद हम पेशेंट का एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। 10-15 मिनट का एग्जामिनेशन होता है, सिटिंग पोजीशन पे करते हैं। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स होते हैं जो नाक से हम नली डालते हैं और उससे हम नाक के पीछे वाले हिस्से को एग्जामिन करते हैं, थ्रोट को एग्जामिन करते हैं और आवाज के बक्से को एग्जामिन करते हैं। आजकल एंडोस्कोप के साथ स्पेशल फिल्टर्स को अटैच कर देते हैं हम लोग, जिसे हम नैरो बैंड इमेजिंग कहते हैं, जिससे जो है कभी कभी जिससे हम लोगों को बायोप्सी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज वी हैव टू टेक बायोप्सी फ्रॉम एनी ग्रोथ विच इज देयर फ्रॉम नोज टू थ्रोट, एंड उसकी रिपोर्ट जो है 3-4 दिन में आती है और उससे हमें पता चलता है कि ये बीमारी क्या है। इसके अलावा अगर गर्दन में गांठ वगैरह हो तो उसके लिए हम लोग FNAC करते हैं, जिसे हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाती है। और इसके अलावा CT स्कैन, MRI और PET स्कैन करवाते हैं पेशेंट की कैंसर की स्टेजिंग को जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा सवाल है डॉक्टर मधु से। क्या सिम्टम्स एंड क्या स्क्रीनिंग हम करते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए? Thank you very much for giving me this opportunity, and good evening to everybody. Let me tell you what is cervical cancer. Cervical cancer is the cancer of the mouth of the uterus, but the uterus के मुंह का cancer है. And regarding the symptoms, a lot of females do not have any symptoms to begin with, but most of the people have symptoms like vaginal discharge, white discharge, which does not go away with the treatment. It persists, blood-stained discharge, which are or a foul-smelling discharge. Some people may complain of pain, lower abdomen, pain at the back, pain while urinating or defecating. Some people have history of bleeding, vaginal bleeding. The bleeding may be post-menopausal bleeding or in the form like periods बंद हो गए हैं, तब एकदम से अचानक से 2-3 साल बाद ब्लीडिंग शुरू होती है, जिसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। या फिर पीरियड्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड होते हैं और इन बिटवीन द पीरियड्स ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। These are the main symptoms of cervical cancer. And regarding the screening is defined as the method by which you are diagnosing an asymptomatic woman. Like मैंने कहा ना, बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, बहुत एडवांस स्टेज में जाके होते हैं। तो हम कैसे उसको नॉन सिम्टोमेटिक स्टेज में कैसे डायग्नोज करेंगे एसिम्टोमेटिक? दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग. Screening is done by 3 methods. One is visual inspection of acetic acid. This is done in a low community or mass screening. इसमें क्या करते हैं, 3 to 5% acetic acid बच्चेदानी के मुंह पे या cervix पे लगा देते हैं, and we see the change in the color of the cervix. Normally the cervix is pink and it turns white because they say the cancer's tissue is rich in protein. So when you apply acetic acid, it coagulates and gives you a white precipitate. सफेद हो जाता है. Second method is pap smear, in which you collect the cells of the cervix by the help of the brush, and उसको आप लैब में भेज देते हैं and study कि उसमें abnormal cells हैं कि नहीं है. Third method is you do a virus screening. As Rashi has said, there are some cancers which are spread by virus, and this cervical cancer is because of human papilloma virus. The third test is we detect the virus. The screening starts at the age of 25 years. And with pap smear, we do it every 3 yearly. And with Vaya, we do it 5 yearly. And with HPV testing, we do it every 5 yearly. The screening has to continue till 60 years of age. And अगर इसमें कोई भी चीज अगर negative आता है throughout, then we can stop screening after 60 years of age. If it is positive, one of the smears are positive, then we continue the screening till the 3 screens are negative. In case
the VIA is positive or pap smear is positive or HPV test is positive, then we have another method. We do a colposcopy and biopsy and send it for the histopathological examination. That will give us a 100% clue whether a patient is suffering from cervical cancer or not. डॉक्टर राशि, क्या सिम्टम्स हैं और क्या स्क्रीनिंग हम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? जी, जैसा सबने बताया, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लेडीज में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और इसके जो सिम्टम होते हैं उसमें पेनलेस लंप, मतलब दर्द रहित गांठ, ये ब्रेस्ट में हो सकती है या फिर ब्रेस्ट के बगल में एक्जिला जिसे कांक बोलते हैं उसमें हो सकती है, या कभी कभी दर्द भी हो सकता है। अक्सर इसमें दर्द नहीं होता है और इसके अलावा अगर निपल से ब्लड जा रहा है और या फिर निपल अंदर जा रहा है या फिर ब्रेस्ट में कोई अलग तरह का डिम्पलिंग दिख रही है या फिर ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो अगर ब्रेस्ट में कोई भी ऐसी चीज जो पहले नहीं थी वो अगर दिख रही है तो वो कोई भी चीज अक्सर वो ब्रेस्ट कैंसर वो हो सकता है। लेकिन 90% जो लंप होते हैं यूजुअली वो बिनाइन होते हैं, तो अगर इस तरह की कोई चीज मिलती है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बात आती है स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग अगर देखा जाए, स्क्रीनिंग मतलब ये होता है कि हम किसी डिजीज को होने से पहले डायग्नोज कर लें। तो यूजुअली जो रिकमेंडेड है वो ये है 40 साल पे शुरू करते हैं। 40 साल में लेडीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है जिसमें हर 2 साल में एक्सरे मैमोग्राफी कराई जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 18 साल के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसमें खुद ही एग्जामिन करिए। आपके मतलब जो भी ब्रेस्ट है उसकी संरचना आपके खुद के ब्रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि अगर कुछ एबनॉर्मल लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है महीने में एक बार किया जाता है, महीना खत्म होने के 1 हफ्ते बाद किया जाता है। आराम से इसका एग्जामिनेशन आप किसी भी मतलब आप डॉक्टर अपने से गायनेकोलॉजिस्ट से या संपर्क कर सकते हैं या वैसे भी गूगल में अवेलेबल है, उसको देखिए और उससे करिए। लेकिन डरिए नहीं, ये नहीं कि आप एग्जामिनेशन के बाद डरने लगे, उसको समझिए। तो हर महीने करिए, रोज नहीं करना है, सिर्फ हर महीने करना है ताकि हम चेंजेस को समझ सकें। और अगर 40 साल के बाद करवाते हैं तो वो फिर मेमोग्राफी जो होती है वो 2 साल में एक बार की जाती है। अगर हम लंग कैंसर की बात करें, सर क्या प्रिवेंशन है लंग कैंसर, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लंग कैंसर? डॉक्टर आर.के. गार्ग। मैडम, लंग कैंसर में 85% लंग कैंसर आर बिकॉज ऑफ टोबैको स्मोकिंग। यदि आप स्मोकिंग क्विट कर दें तो 85% लंग कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। बाकी 10 से 15% केसेस में genetic factors, radon gas, asbestos, second-hand smoke and other form of air pollution होते हैं। तो यदि आपको लंग कैंसर को प्रिवेंट करना है 85%, यदि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, क्विट कर जाएंगे तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिवेंशन हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो सर डॉक्टर संजीव, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हेड एंड नेक कैंसर्स? जैसा कि डॉक्टर आर.के. गर्ग ने बताया कि लंग कैंसर्स मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग की वजह से होती हैं और मोर देन 85% केसेस बिकॉज ऑफ स्मोकिंग है। इसी तरह ओरल और हेड एंड नेक कैंसर्स अराउंड 90% पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द टोबैको चूइंग, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। दीज आर द 3 मेजर causes of oral cavity and head and neck cancers. इसके अलावा अगर जो हम prolonged exposure to sun उससे अपने आप को प्रिवेंट करें, because this is linked with the lip cancer. Protected sex to prevent the infection of HPV virus, deep kissing for Epstein-Barr virus for nasopharyngeal cancers. कुछ लोगों की बहुत पुअर ओरल हाइजीन होती है, डेंटल हाइजीन बहुत पुअर होती है। जो शार्प टूथ होता है वो लगातार जो है आपके गाल को या आपके जीभ को काटता रहता है, और वो जो छाला होता है जब वो क्रोनिक उसमें अल्सर में बदल जाता है तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, टॉक्सिन्स रिलीज होते रहते हैं हमारे एनवायरमेंटल में। तो अगर हम मास्क का उपयोग करें तो हम
कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मैरिजुना को स्मोक करते हैं। हमें अपनी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, रेडिएशन से एक्सपोजर से बचना चाहिए, जैसे एक्सरेज वगैरह बहुत ज्यादा एक्सरेज नहीं करवानी चाहिए, या सीटी स्कैन्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करवाना चाहिए। खासकर जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होती हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उस एरिया में हमेशा रहते हैं, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए काम करते वक्त, जिससे उनको कैंसर के लिए एक्सपोजर ना हो पाए। और कुछ बूढ़े लोग जो होते हैं, वो अपने जो उनके डेंचर्स होते हैं बहुत इल फिटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह के अंदर इंजरीज होती रहती हैं जो कैंसर में बदल सकती हैं। तो ये दीज आर द प्रिवेंशन वी कैन टेक टू प्रिवेंट द हेड एंड नेक कैंसर्स। डॉक्टर मधु, क्या प्रिवेंशन है सर्वाइकल कैंसर का? कैसे हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? This is a question very close to my heart. And this is the only cancer, I would say women are lucky that this cancer is 100% preventable, which is the second most common cancer in women in India. And how it is preventable is 3 तरीके हैं. Vaccination, we are lucky to have HPV vaccination in India. And जैसे हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया ना वैक्सीनेशन से, वैसे ही हम इसको सर्वाइकल कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ अर्ली एज में पहले मैं बता दूं, वैक्सीनेशन से कंट्रोल करेंगे, सेकंड स्क्रीनिंग है एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन। एंड जैसे राशि ने कहा था, डॉक्टर राशि ने कहा है क्लोज द गैप, ये हमारा मोटो है। तो जो सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ है उनको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है। अगर डिले हो जाए ट्रीटमेंट में तो बिल्कुल नहीं क्योर हो सकता। अब नाउ आती है बात कि ये कैसे हो जाएगा कंट्रोल। हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया काफी, तो ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर अगर हम, इसमें वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें 3 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक बायोवेलेंट है, एक क्वाड्रिवेलेंट, एक है 9 वैलेंट जो कि अभी लॉन्च हुआ है। क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन की 3 डोज, 9 to 14 years में 2 डोजेस हैं, 6 months apart. And above 14 years of age till 26 or 28 years or till the girl gets married, there are 3 doses, 0, 2 and 6. There is no booster required. And 9 valent में भी doses 3 ही है, same dose है, but that is licensed to be given in India. हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बॉयज में दे सकते हैं हम। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है बिकॉज इट इज अ वेरी कॉस्टली वैक्सीन एंड इट इज एन इम्पोर्टेड वैक्सीन। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाया है और ये भी 3rd phase ट्रायल में चल रहा है इंडिया में, और ये वैक्सीन अगर इंडिया में बनने लगा तो सस्ता हो जाएगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द इंडियंस इन अ चीपर रेट। Screening, I have already told you how often it is to be done, and by screening we can diagnose the lesion in a very early stage, and we can treat it by simple methods like ablation, cryo, by freezing. A lot of methods are available. Early detection, so cervical cancer ka nara hai early detection save lives, vaccination save lives. So WHO ने 2020 नवंबर में लॉन्च की थी एक ड्राइव। If 90% children are vaccinated at the age of 9 to 14 years, 70% of the women are screened at 35 years of age and 45 years by HPV method, and 90% of women are treated in a pre-malignant phase, or if they are diagnosed cancer, they go to the proper place for the treatment. Our death incidence will come down by, we'll be able to eliminate cervical cancer globally. So let us join the drive and eliminate it. Yeah, great. डॉक्टर राशि, हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, तो उसमें जो डॉक्टर संजीव बात कर रहे हैं वो हेड एंड नेक कैंसर, वो मेल्स में मतलब पुरुषों में होने वाला भारत का सबसे पहले नंबर का कैंसर है। जो डॉक्टर गर्ग बात कर रहे हैं वो भारत में होने वाला पुरुषों में दूसरे नंबर का कैंसर लंग कैंसर है। जो डॉक्टर मधु ने बात करी वो महिलाओं में होने वाला सर्विक्स कैंसर जो है वो भारत में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है, और हम जो बात कर रहे हैं वो भारत में होने वाला
पहला प्रमुख कैंसर जो है महिलाओं में वो है। अब इसको रोकने की अगर बात करें तो जैसा डॉक्टर मधु ने बोला ना कि सर्वाइकल कैंसर इज 100% प्रिवेंटेबल। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेडी होना खुद ही एक रिस्क फैक्टर है, ये हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो मतलब जैसा कि मतलब ये है कि कुछ जो रिस्क फैक्टर्स जो हमने पहले भी बताए थे उनको रोक सकें। तो अल्कोहल जो है दैट आल्सो कॉजेज इन सम वे ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें ये अल्कोहल को लेना बंद करना चाहिए। ओबेसिटी भी जो है वो भी जो हमारा लाइफ स्टाइल जो बदला है, जो पहले लाइफ स्टाइल था इंडिया में और जो अब लाइफ स्टाइल जो हमारा वेस्टर्न लाइफ स्टाइल हो रहा है, मतलब हम बैठे रहते हैं, मतलब जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, दैट इज ऑल्सो इज अ फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है, जैसे कि सर्विक्स का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जैसे टोबैको और जो है स्मोकिंग है वो हेड एंड नेक कैंसर और लंग कैंसर के लिए है। ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल अलग है, इसका हमें बिल्कुल सही कारण नहीं पता, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स है हमें उसको ही अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो हमें हटानी होगी। 40 के ऊपर तो हमें सबको कुछ भी काम छोड़े नहीं पता, लेकिन एक्सरसाइज और जो चीजें सब चीजें अवेलेबल होती सबको पता है वो करनी है, ये है। और बाकी देखिए अगर जैसे फैमिली हिस्ट्री वो एक वजह होती है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन करने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स कुछ जो हमें पता है वो उसमें अल्कोहल है और ये चीजें, और उसके अलावा जो हमने बताया था कि भाई सेल्फ रिस्क एग्जामिनेशन खुद करिए ताकि हम अर्ली डायग्नोज कर सकें। और दूसरी चीज है कि मेमोग्राफी 40 के बाद हर 2 साल में, लेकिन खुद अवेयर होना सबसे जरूरी है। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, ये बहुत जरूरी है। और इस बार हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि जो हमारे भारत के 4 प्रमुख कैंसर हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश करी है। आप लोग मतलब इसके बारे में कोई अगर जानकारी चाहिए हो तो बताएं। और डॉक्टर संजीव अगर आप अपना कुछ बताना चाहें हेड एंड नेक कैंसर के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में तो वो आप शेयर कर सकते हैं। हेड नेक कैंसर जो है, अगर कैंसर के 100% पेशेंट्स हैं तो 40% पेशेंट्स हेड नेक कैंसर के, बिल्कुल। और हर साल लगभग 2 लाख नए केसेस आ रहे हैं हिंदुस्तान में हेड नेक कैंसर के। बिल्कुल, इतना जबरदस्त इंसिडेंस है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हेड नेक कैंसर्स आर ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल जी। अगर हम स्टेज 1 पे हेड नेक कैंसर्स को पकड़ लेते हैं तो इसका जो है 98% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। और जैसे जैसे स्टेजिंग बढ़ती है, हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक आते हैं, तो इसके ठीक होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं और स्टेज 4 पे लगभग 50% पेशेंट ही ठीक हो पाते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस किसी भी कैंसर को, हेड एंड नेक क्या कोई भी कैंसर हो, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ लें। बिल्कुल सही बात है। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप सोचिए कि ये इतना कॉमन हो रहा है कि हर मिनट में हर 4 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, इतना मतलब इंसिडेंस कॉमन है। डॉक्टर मधु आप अगर कुछ शेयर करना चाहें तो। ब्रेस्ट कैंसर मैं सब कुछ बता दिया। आई थिंक फर्स्ट ड्राइव है कि वी शुड हैव डिजिटल पोर्टेबल मेमोग्राफी मशीन विद टोमो अटैच्ड टू इट, एंड उसको सारे जगह एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए। And I think this digital will be much better than what conventional mammography machine we have, isn't it, Rashi? Yeah, you are absolutely right. Digital is every time it is better. और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें ये समझना होगा कि कैंसर का मतलब ये नहीं कि डेथ सेंटेंस है। बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जो लोग ठीक हो जाते हैं वो पता भी नहीं चलते हैं, जो लोग नहीं ठीक होते हैं वो हमें ज्यादा पता रहते हैं। वो तो थैंक्स टू सेलिब्रिटीज की, वो जो हमारी सेलिब्रिटी है तो वो कुछ जो ठीक हो गई है उनकी वजह से थोड़ा अब इसका अच्छा नाम हो गया है। अदरवाइज तो ये होता है कि भाई कैंसर हो गया तो अब कुछ मतलब लोग इलाज भी नहीं करवाते हैं। मैंने तो या हम सब ने ये फेस किया है कि जो हमें लगता है ठीक हो जाएगा वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराना चाहता। ये हम लोगों की थोड़ा सा मतलब हमें खराब लगता है जान के। और प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज तो कोई मानना ही नहीं चाहता है, कहते जब हो जाएगा तब देख लिया जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को कैंसर होता है तो जो हमारी इंडिया में अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो लोग अनट्रेन्ड डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। दैट इज ट्रू। महात्माओं के पास, संतों के पास, हैं, सूफियों के पास, और वो जो है वो झाड़ फन्नूस पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, और जब वो हमारे पास आता है वो मतलब इट इज ऑलमोस्ट गॉन केस। Yes, very true.
ये डॉक्टर संजीव, हमें लगता है कि हमारी मेडिकल साइंस की त्रासदी है कि हर कोई डॉक्टर लिखता है। कुछ जागरूक होना चाहिए, जैसे वैसे लोग जागरूक नहीं, बहुत जागरूक हैं। अगर हम अपने दिल्ली एनसीआर की बात करें, किसी और चीज की बात करें, या फिर हम अपने घर में किसी की शादी भी करना चाहते हैं तो थोड़ा देख परख के करते हैं। तो देखना चाहिए कि किसी की एजुकेशन क्या है, किस तरह से है। नहीं, वो साथ में मेडिकल कुंडली भी मिलानी चाहिए, कम से कम HIV, SCV और HBsAg तो होने ही होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 3 के टेस्ट तो ऐसे हैं, जरूर होने चाहिए। बिल्कुल सही। दैट इज ट्रू। स्क्रीनिंग, अब तो हेल्थ, जितने भी हेल्थ चेकअप्स हैं उसमें HPV स्क्रीनिंग होने लगी है एप्स जी में, जी। एंड मेमोग्राफी आल्सो। आई थिंक जो हमारा टॉपिक था नेशनल प्रिवेंशन कैंसर मंथ का, जो प्रिवेंशन था, जो हमने 4 टॉपिक कवर किया है। सो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन हमें ध्यान रखना है, जो हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, जो हम जागरूकता करना चाहते हैं बेसिकली। सो आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लोग ये शेयर करिए वीडियो। थैंक यू डॉक्टर RK Garg, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, thank you Dr. Madhu, and thank you Dr. Rashi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you.